हाँ, सबसे पहले तो अपन लोग बात करते हैं जो कल अपन ने न्यूमेरिकल मैंने एक कहा था होमवर्क के लिए। ट्राई किया बेटा तूने? क्या रहा? अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। चलो, उसमें आंसर नहीं था। एक सेकंड लो। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा कह रही है? 10। हाँ, ये वाला। इसमें कितना आ रहा है? 20 और 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, 10 की पावर -5 आएगा। 10 की पावर -5 ही था ना? आंसर लिखा आंसर जो है इसको, लेकिन 10 की पावर -5 आएगा इसका आंसर। और सीधे से 10 की पावर -6 लिख सकते हो। -4 सॉरी। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मोमेंट 4। तो पी हमारा कितना आ गया? 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। अलाइन 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। 5 × 10⁻⁴ सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है 5 और 4। और 10 की पावर -5 इससे आएगा इंटू साइन थीटा। साइन कितना दे रखा है? 30 डिग्री। साइन 30 1/2 होता है, ये 2 आ जाएगा। 5 × 2 = 10 होता है। 10 की पावर -5 मतलब 10 की पावर -4 इज योर आंसर। ठीक है, ओके। 30। 30 कहाँ था? 30 ये वाला। ये सेम सेम साइज है बेटा। क्या कह रहा है देखो? इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब 2 सेंटीमीटर, मतलब 2a हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है। बात समझ में आती है? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो साइन 30 दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो टॉर्क किसके बराबर होता है? पीई साइन थीटा के बराबर। पी को हम लिख सकते हैं Q × 2a × E × साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 130 डिग्री। चार्ज कितना निकालना है? 2a कितना? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। ई कितना? 2 × 10⁻⁵ इंटू 1/2। किसके बराबर? टॉर्क के। टॉर्क कितना? 8 × 10⁻³ 2 से 2 कट गया, 2 जीरो से ये कट गया, ये 3 आ गया। एक तरीके से 8 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू 2Q। और यहाँ पर कितना आएगा? 10 की पावर 3 ना? हाँ, 10 की पावर 3। अब इसको उस तरफ ले जाओ, 2 से ही जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसको वहां लेके जाओगे तो 4 × 10⁻⁻6 कूलम कहेंगे इसको। और इसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, 30 का ऑप्शन क्या आ रहा है? ए आ रहा है, 4 माइक्रोकूलम। ये आएगा? नहीं आएगा। 2 को सेंटीमीटर में। इसके बाद आता है ये वाला पार्ट। अब ये स्टैंडर्ड सवाल है, ध्यान से देखो। क्या बोला गया कि एक डाइपोल है, नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है डाइपोल। तो एक डाइपोल तो ये हो गया। दूसरा डाइपोल हमारा ये वाला है। अब डाइपोल स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें उसने क्या कहा? सबसे पहले कि डाइपोल मूवमेंट निकालनी है अरेंजमेंट की। तो मेरे को पता लगा कि भाई जो पहला डाइपोल है जो वाई डायरेक्शन में है, उसको क्या लिखूंगा? Q इंटू जो भी उसके बीच में डिस्टेंस होगा 2 है। अब यहाँ पर इन्होंने डिस्टेंस कुछ बता नहीं रखा, तो भी हम मान रहे हैं कि दोनों डिस्टेंसेस सेम है। 2 आइडेंटिकल डाइपोल उन्होंने बोल दिया है ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी आइडेंटिकल डाइपोल है। आइडेंटिकल डाइपोल को तो सीधा सीधा ऐसा मान सकते हो कि P1 और P2 दोनों के दोनों P ही है मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन डायरेक्शन देखो, एक नीचे की तरफ है और एक ऊपर की तरफ, इसमें कोई डाउट? अच्छा, सोच के देखो, दोनों के बीच में एंगल कितना दे रखा है? 120। क्या मैं यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा सकता हूँ? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है कि P रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से देखो, क्या दोनों वेक्टर सेम है? तो यहाँ पर भी p² आएगा और यहाँ भी p² आएगा और 2pp आ जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। तो cos 120। अब 120 cos कितना होता है? cos 120 कितना होता है? तो क्या करें, यहाँ तो 2t² हो जाएगा प्लस
टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस की वैल्यू ध्यान से देखना, कभी भी 120 लिखा हो तो हमेशा ऐसे ध्यान रखो कि 180 माइनस 60 लिख सकते हैं क्या 120 को? 180 माइनस 60। अब 180 माइनस 120 होता कौन से क्वाड्रेंट है? 120 का फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन या कॉस या टेन? साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, कॉस, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। अच्छा, जब भी 180 लेते हैं इसीलिए क्योंकि 180 पे साइन चेंज नहीं होता, मतलब कॉस हमेशा क्या रहेगा, कॉस। तो माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, सॉरी 1/2। क्लैरिटी है नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, मतलब क्या रह जाएगा, 2p² माइनस p² अंडर रूट। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, p रह गया बस। तो हमारा जो रिजल्टेंट आया वो डायपोल उसकी पी ही आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? उसके बाद उसने पूछा कि मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन बताओ नेट टॉर्क का। तो नेट टॉर्क क्या होगी, वापस से टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्रॉस ई साइन थीटा। अब यहाँ पर नेट डायपोल दोनों की मिलाकर ही पी है, तो क्या मैं सीधा सीधा पी लिख ले सकता हूँ? हाँ के ना? बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि मुझे समझ तो आ गया पी है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या लिखूं? क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे ये तो समझ में आ गया कि डायपोल की नेट इसकी पी है, लेकिन पी की डायरेक्शन क्या होगी? तो दो वेक्टर रिजल्टेंट की क्या होगी, तो एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, क्या दूसरा इसके बीच में होगा? तो एक तरीके से डायपोल की जो डायरेक्शन है वो ये वाली होगी। लेकिन ये याद कैसे रहेगी सर, तो याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं फॉर्मूला बता रखा है क्या, कि टेन एल्फा इज इक्वल्स टू, इसमें डायग्राम हमेशा याद रखना कि अगर ए वेक्टर ये है उसके साथ में बी वेक्टर यहाँ पे होता है, फिर हम ये एंगल बताते हैं थीटा जो ए और बी के बीच में होता है, और ये रिजल्टेंट होता है, और ये फिर हम कहते हैं बी साइन थीटा। तो ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा, और ये ए। बात समझ में आ रही है? तो टेन एल्फा क्या होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, वापस से अभी हमने एंगल देखा, थीटा एंगल कितना था 120, तो और बी दोनों सेम भी हैं, तो आप लिखोगे पी साइन 120 साइन 120 डिवाइडेड बाय पी प्लस पी कॉस 120। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? वापस से जो अभी कॉस के लिए किया वही साइन के लिए करो, तो साइन 120 किसके बराबर होगा, तो साइन 180 माइनस 60। लेकिन साइन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये सिर्फ साइन 60 ही रहेगा। मतलब यहाँ पर p इंटू आएगा √3/2, और यहाँ पर आएगा p प्लस p/2 माइनस का होगा, तो ये p/2 रह जाएगा। तो एक तरीके से p/2 रहेगा तो 2 से 2 कट जाएगा और p से p कट जाएगा। टेन अल्फा किसके बराबर आ गया, √3 के, और √3 अल्फा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है या नहीं? दोबारा बताओ ध्यान से। ये पता लगा साइन 60 कैसे आ गया, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p इंटू √3/2 डिवाइडेड बाय p प्लस p इंटू 1/2, p √3/2 डिवाइडेड बाय p माइनस p/2, p √3/2 डिवाइडेड बाय p/2, 2 से 2 कट गया और p से p कट गया, तो टेन अल्फा किसके बराबर बचा, √3 के। टेन के अंदर √3, टेन में √3 कब आता है, कितने एंगल पर, 60 पर। बेटा याद नहीं है तुझे बिल्कुल भी कुछ भी चीजें। टेन 60 अल्फा, 10 से 10 कट गया, अल्फा किसके बराबर, 60। बात समझ में आ रही है नहीं? ये बेसिक है जो तुम्हें समझ में आना चाहिए ही चाहिए। अब अल्फा 60 आ गया। अब इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपने वैसे तो अब 60 तुम इधर से ले लो या इधर से ले लो, एक ही बात रहेगी। तो यहाँ से एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जनरली लेते हैं, तो ये 60 होगा, मतलब ये डायपोल मोमेंट भी हो गया। अब सोच के देखो, ये टोटल 120 था, इसका मतलब यहाँ से ये 90 था और ये कितना था, 30। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना रह गया, 30। पक्का? तो अगर ये 30 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा
जिसमें पी और ई के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो साइन 30। तो आंसर आ जाएगा आपका PE/2। काफी अच्छा ठीक ठाक सवाल है, कैलकुलेशन वाइज तो आसानी है लेकिन ठीक है। बात समझ में आई या नहीं, कोई डाउट है? लिख लो एक बार। तो क्या कह रहे हैं वो, डायरेक्शन हमें निकालनी है क्योंकि डायरेक्शन हमें पूछी हुई है सवाल में। वापस से मैं आता हूँ कि हमें यहाँ तक तो बता पाया था कि एक डायपोल इस डायरेक्शन में आ रहा है हमारा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी इस डायरेक्शन में। इसमें कोई डाउट है भाई कि ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया डायपोल, नेट डायपोल मूवमेंट एक तरीके से, इसमें कोई डाउट? अब एक ना हमेशा मतलब अब ये ना एक चीज जनरलाइज कर लो इसको, कि कभी भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे। तो क्या करना है हमें कि जैसे मुझे पी वेक्टर है, इसको वेक्टर में लिखना है आई और जे कैप में, है ना। तो स्टैंडर्ड क्या फॉलो करना है बेटा, कि पहले उसका लिखो मैग्नीट्यूड। जैसे अब ये पी जो आया था वो हमारा क्या आया था, मैग्नीट्यूड जो हमने ऊपर निकाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? ये उसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब उसको वेक्टर में कैसे लिखें, तो उसका एंगल देखो किसी भी एक्सिस से। जैसे ये वाला एंगल अभी हमें पता है कितना है, ये 30 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं पी के कंपोनेंट बनाऊं तो एक कॉस बनेगा जो यहाँ पर आएगा और एक साइन बनेगा जो ऊपर आएगा, हाँ के ना। क्या दोनों एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा और एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में आएगा। तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये इसके साथ कौन आएगा, cos 30 है, ये वाला cos 30 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, साइन। तो मैग्नीट्यूड लिखो और बस साथ में cos 30 आई क्या प्लस sin 30 j क्या। ये स्टैंडर्ड बना लो जो तुम्हें याद रखो। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए पहले आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर आई कैप और जे कैप लिखो, और फिर देखो कि वो किस एंगल से बन रहा है। जैसे एग्जांपल एक और मैं दे देता हूँ, जैसे मान लो यही हमारे पास होता लेकिन डायपोल इस डायरेक्शन में होता, मान लो नेट। तो फिर तुम क्या करते, और मान लो तुम्हें ये एंगल और दे रखा होता, थोड़ा और उल्टा सा ले लेते हैं, थीटा दे रखा होता। तो क्या मुझे ये समझ में आता है कि ये वाला एक कंपोनेंट बनता है और ये वाला दूसरा। अच्छा, जिसके साथ एंगल बनता है वो हमेशा कॉस बनता है, और जिसके साथ अपोजिट वाला अपने आप क्या हो जाता है, साइन। ये कोई डाउट? अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसमें कि ये cos 30 और ये sin 30 है। तो अब पॉजिटिव कौन सा होगा, कॉस वाला। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, p तो वही हो जाएगा वापस से, ये आ जाएगा -sin 30 आई क्या प्लस cos 30 j क्या। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना। कि जनरली हम मैग्नीट्यूड के बारे में तो सोच पाते हैं लेकिन वेक्टर के बारे में उस तरीके से नहीं सोच पाते। तो लिखना भी आना चाहिए और इस तरीके से सोचो कि भाई कॉज और साइन में तो ब्रेक कर ही लेंगे, फिर पॉजिटिव, जिसका जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लगा दो, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव लगा दो। ये हम कर क्या रहे हैं, ये एक तरीके से हम यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर। क्लैरिटी है यहाँ तक? अब ध्यान सुनिए, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए कराया था, इसका ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। अब ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है PE/I कैप एक तरीके से। कोई डाउट? अब जब मैं टॉर्क लिख रहा हूं तो क्या लिखता हूं मैं, P×E। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या कह रहा हूं इसमें, इसी चीज के अंदर थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। पहले P लिख लिया, P क्या आया था हमारे पास, P × cos 30 आई कैप प्लस sin 30 j कैप, और साथ में क्रॉस E क्या है, PI कैप। क्लैरिटी है नहीं? अब ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इस वाले पांच के तो बताना ही पड़ेगा मुझे, लग रहा है थोड़ा समझना। उसको थोड़ा साइड कर लेते हैं अपन, समझ तो आई गया होगा, उसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ध्यान सुनिए। अब हम क्या कह रहे हैं, पी और ई को तो, ये पी तो मैग्नीट्यूड ही हो गया, पी और ई तो अलग अलग कर लो। अब ध्यान से देखना, जब आई और आई क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो कितना आ जाता है, 0, क्योंकि आई और आई का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। और जे और आई है, ये देखो, ये क्या है जे और ये क्या है आई, जे क्रॉस आई का क्या होता है, -k। जे और आई का क्या होता है, -k। तो क्या लिखोगे, पहला वाला तो 0 ही आ गया, प्लस sin 30 -k क्या है। तो अब ध्यान से देखना, PE/2 तो अभी भी आया जो हमारा पहले आया था, ये देखो PE/2, ये sin 30 1/2 होता है। PE/2 अभी भी वही आया है, उसमें चेंज नहीं आया है, लेकिन अब साथ में मैंने डायरेक्शन लिख दी -k का। क्या मेरी बात समझ में आई है या नहीं? हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, और उसमें भी कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें।
यहाँ मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। क्या करना है, आई जे के, आई और जे, बस ये लिख लो। क्या करना है, आई जे के, आई और जे। ध्यान से देखिए, आई जे मल्टीप्लाई करके के देगा, आई जे मल्टीप्लाई करके क्या देगा, के। जे और के मल्टीप्लाई करके क्या देगा, सीक्वेंस में, और के और आई मल्टीप्लाई करके क्या देगा, जे। और अगर इसका उल्टा हो गया तो माइनस आ जाएगा। यही बात समझ, कोई डाउट? ऐसे ध्यान दो। पक्का सर्कल में ही बना के कर देते हैं कभी कभार, कि आई लिख लो, जे लिख लो और के लिख लो, ठीक है, या आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो। लेकिन मुझे इसमें, मेरे को थोड़ी डाउट होती है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँ या क्लॉकवाइज लूँ। अब लेकिन मुझे तो पता है कि तुम कर मतलब कैसे करना है, या तो तुम ऐसे करके याद रखो, इसमें कुछ याद करने की, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं होता। क्लॉकवाइज लो, स्ट्रेट लाइन बनाओ और काम खत्म करो। क्लैरिटी या नहीं? तो आई जे के, आई और जे, आई जे होगा तो के आएगा, जे के होगा तो आई आएगा, के आई होगा तो जे आएगा। और सीधा सीधा सीक्वेंस में चलता है, ऐसा ले देखो, दिखाता हूँ इनको। आई जे और के है ना, तो देखो सीक्वेंस में वो आई जे के दे रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या होगा, जे के क्या देगा, तो वापस से आई लगा दिया मैंने, वो आई देगा। नहीं आई, बस उठा के यही तो रखा है हमने एक तरीके से। फिर वापस से के और आई क्या देगा, जे देगा। ये भी सीक्वेंस में ही है, और सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, काम पर। ऐसे ही ध्यान रखना है। जबकि क्रॉस, और ये कब वैलिड है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये कब वैलिड है, जब आई क्रॉस जे होगा तब मुझे के देगा वो। आई डॉट आई होगा तो मुझे वन देगा, या आई, ऐसे ही आई डॉट जे हो गया ना तो ये जीरो देगा। तो क्रॉस तो मुझे क्या देगा, के, लेकिन डॉट क्या देगा, जीरो। क्लैरिटी है? इसी तरीके से इसका उल्टा क्या होता है, आई क्रॉस आई तो मुझे जीरो देता है, लेकिन आई डॉट आई क्या देता है, वन। तो ये ध्यान रहना चाहिए। तो डाउट हो तो लिख लो एक बार इसको, पहले एक बार इस वाले पार्ट को लिख लो, फिर मैं नीचे कर देता हूँ, नीचे। अपन लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं यार, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के नाम से। ध्यान सुनो, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि पोटेंशियल कैपेसिटर, सब ये सब इसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसमें बिल्कुल बेसिक में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। नाम थोड़ा बड़ा सा है, लेकिन आसान भाषा में एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आपने इससे पहले पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ पढ़ी है, दो जगह पढ़ी हुई है। कहाँ पढ़ी हुई है, एक मोशन, क्या, कौन सा, कौन से प्लेन में, 11th में। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, एमजीएच। तो एमजीएच मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। दूसरी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी सुनी होगी तुम लोगों ने, पढ़ी तो पता नहीं, स्प्रिंग की एनर्जी सुनी होगी। तो स्प्रिंग में ही पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो मेरे हाथ में। दूसरा, और किसमें पोटेंशियल एनर्जी बताई मैंने, ग्रेविटी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो एक ही बात है, वो सब ग्रेविटी की वजह से ही है, वो सब ग्रेविटी की वजह से। तो एक तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है हमने दो जगह सुनी है, एक स्प्रिंग के अंदर और एक ग्रेविटी के अंदर। अब ये तीसरी जगह सुनने जा रहे हो तुम लोग, जैसे हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम वो पढ़ ही रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी और ऐड कर रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पहली चीज हमें ये समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब टोटल दो टाइप की फोर्सेज होती हैं, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है भाई, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तुम कहीं से कहीं चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शुरुआत में कहाँ पे हो और तुम अंत में कहाँ पर हो, बस इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तुम कहाँ, किस पाथ से गए हो वहां पर, उससे किसी को कोई मतलब नहीं। इन द सेंस तुमने अगर कुछ अचीव कर लिया तो तुम बहुत जल्दी वहां पहुंच गए या घूम फिर के वहां पहुंचे, किसी को कोई मतलब नहीं है। वो बस देखेगा तुम्हारी शुरुआत कहाँ है और तुम्हारा अंत कहाँ है। खत्म। बात समझ में आई है नहीं? सब बस वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट देखते हैं, तुमने कितना एक तरीके से हम कौन से पाथ से गए, उससे किससे कोई मतलब नहीं। तुमने क्या सहा है वो अचीव करने के लिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बेसिक बेसिक टर्म्स में अगर हम बात करें, तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिससे कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ इनिशियल पॉइंट से मतलब है और फाइनल पॉइंट से मतलब, और सच में यही रहता है। ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है, जिनमें मतलब होता है,
कि भैया हम ध्यान रखते हैं कि भैया कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। क्लैरिटी है यहाँ तक? तो दो टाइप की फोर्सेज होती है, एक होती है कंजर्वेटिव और दूसरी होती है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज आप दो पढ़ चुके हो कहाँ पे, 11th क्लास में, एक स्प्रिंग जो कंजर्वेटिव फोर्स थी और दूसरी थी ग्रेविटेशन जो कंजर्वेटिव फोर्स थी। ये तीसरी आप पढ़ रहे हो जिसे कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनिशियल पॉइंट पर डिपेंड करती है और फाइनल पॉइंट, तो उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम वहां पर कैसे पहुंचो, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करेगी। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये मैंने लिखा हुआ है देखो। तो क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कौन सी होगी, जो पाथ डिपेंड, एक होगी पाथ इंडिपेंडेंट और दूसरी होगी पाथ डिपेंडेंट। अच्छा, टाइप ऑफ कंजर्वेटिव हम कितने कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो इस बार पढ़ रहे हो। टाइप ऑफ जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ये क्या कर रखा है मैंने यहाँ, टाइप ऑफ, एक सेकंड, नॉन, टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये टाइप ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है हमारी। कोई डाउट यहाँ तक भाई? क्लैरिटी है एकदम? ओके, ध्यान सुनिए। फिर हमने क्या कहा कि ये जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, अब मैथमेटिकली जब हम मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी अपने आप में एक तरीके से और भी चीजें बताती है। यार ये क्या हो रहा है दोबारा से, ओके तो उसको हटा सकते हैं, ये हो गया, ये सेकंड हो गया, इसको हटा दें। तो हम क्या कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव हमारी कुछ इस तरीके से फोर्सेज होती हैं। मैथमेटिकली इस तरह से होता है, लेकिन अभी मैथमेटिकली तुम परेशान मत हो, तुम छोड़ दो उसको, तुम इसमें ध्यान मत दो, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि भाई अगर सिर्फ फोर्स एफ आई में हो, जे में हो या के में हो, तो कांस्टेंट फोर्स कहेंगे उसको। वेरिएबल फोर्स अगर जैसे हम कहते हैं यहाँ पर कि या तो सिर्फ एक्स में हो, सिर्फ वाई में हो और सिर्फ जेड में हो, कुछ ऐसा हो, जैसे मैंने बोल दिया वेरिएबल फोर्स है लेकिन एक्स, जैसे आई कैप है तो आई कैप एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है, तो मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर जे कैप प्लस लेट्स से जेड क्यूब, ठीक है। तो भाई के में सिर्फ जेड है, वाई डायरेक्शन में सिर्फ वाई डायरेक्शन का ही वेरिएबल है और आई एक्स डायरेक्शन में सिर्फ एक्स डायरेक्शन का ही वेरिएबल है। इसको हम कहेंगे, ये एक और फॉर्म है जिसे हम कहते हैं जो ये भी कंजर्वेटिव फोर्स की एक्सप्रेशन होता है, या एक होती है परफेक्ट डिफरेंशियल। अब इसमें तुम ज्यादा मत मानना, तुम ज्यादा पंगे मत लो, तुम बस इसको ऐसे ध्यान रखो। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, कांस्टेंट और ऊपर वाला समझ लेना, बाकी बहुत, तीसरे वाले की इतना भी टेंशन मत। परफेक्ट डिफरेंशियल दो ये होता है कि डिफरेंशिएट करने के बाद वो दोनों सेम, मतलब एक तरीके से सेम चीज आती है। जब इसको मैं इसे क्या कहूंगा, इंटीग्रेट करूँ, डिफरेंशिएट डेल वी डेल एफ बाय इंटीग्रेट करूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, तो जो चीज आएगी वो सेम आएगी। भाई मैं करके दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बोलेंगे तुम्हें समझाता हूँ ध्यान से। मान लो पोटेंशियल, इसको हम क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हम थोड़ा, मैं समझ में आ रहा है कि मैं पका रहा हूँ लेकिन ध्यान से देखना। मैं लिखूँ क्या, डेल एफ बाई डेल एक्स, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy। सिमिलरली अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों के आगे माइनस माइनस पहले ही लगा दूं तो ये प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस बन जाएगा। ध्यान से देखो, 2xy आ गया और वाई स्क्वायर आ गया, देखो मतलब वो पहले दोनों एक ही नंबर थे। अब लेकिन ये चीज मैं थोड़ा और बाद में समझाऊंगा, जब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को एक साथ रिलेट करेंगे, कि मैं तब समझाऊंगा, ऐसा ही बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है या नहीं? बहुत बढ़िया, छात्र एकदम बंद हो गया। चलो अब दोबारा एक बार रिस्टार्ट करते हैं।